दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सिविल सर्विसेज पॉइंट में। हम लोग इसमें पॉलिटी की एनसीईआरटी के बेस पे जो क्वेश्चंस हैं वो श्रृंखला लेकर के आ रहे हैं। इसमें ये दृष्टि की बुक है और इसमें क्लास 8 से लेकर के 12th तक के जो एनसीईआरटी के बेस पे जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो दृष्टि द्वारा समावेशित किए गए हैं। बहुत अच्छा संकलन है इनका। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज। पहला क्वेश्चन, देखिए पहला क्वेश्चन है इसमें कि जिन देशों के पास में अपना जिन देशों के पास अपना संविधान होता है वे सभी लोकतांत्रिक देश होते हैं। सेकंड स्टेटमेंट है कि संविधान समाज के मूलभूत स्वरूप का निर्धारण करता है। देखिए सेकंड स्टेटमेंट तो ठीक है। पहला स्टेटमेंट जो कह रहा है कि जिन देशों के पास अपना संविधान होता है वे सभी लोकतांत्रिक देश होते हैं, ये गलत है, क्योंकि वे सभी लोकतांत्रिक देश ही हो ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत है। सेकंड सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के गठन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है इसमें कि 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार अपनी अधिकृत नीति में शामिल किया। दूसरा स्टेटमेंट है इसमें कि भारत में संविधान सभा का गठन दिसंबर 1946 में किया गया। अच्छा, इन क्वेश्चंस को है ना, जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है उसमें आप लोग जब क्वेश्चन करें तो सबसे पहले तो आप ये देख लें उसमें ये पूछा क्या गया है कि निम्नलिखित, अब जैसे कह रहा है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा असत्य है। तो अब देखिए असत्य वाली बात कह रहा है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है कि 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार अपनी अधिकृत नीति में शामिल किया। बात तो सही है ये चीज। उसके बाद कह रहा है भारत में संविधान सभा का गठन दिसंबर 1946 में किया गया। दोनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो कह रहा है असत्य कौन सा है, तो ना ही पहला असत्य है ना दूसरा असत्य है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहले हम लोग देख लेते हैं इसमें पूछ क्या रहा है, सही क्या है। ठीक है, अब देख लेते हैं। पहला कथन है इसमें कि भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक वर्गों को संरक्षण प्रदान किया गया है। बात बिल्कुल ठीक है। संघवाद का अर्थ है देश में एक से ज्यादा स्तर पर सरकारों का होना। दोनों स्टेटमेंट ठीक है कि देखिए अल्पसंख्यक वर्गों को संरक्षण प्रदान किया है, तो बताइए आपको 29-30 में प्रदान किया गया। ठीक है, और संघवाद का अर्थ है देश में एक से ज्यादा स्तर पर सरकारों का होना, ये भी बात ठीक है। हालांकि ये है कि भारत में संघवाद है, एक से अधिक स्तर पर सरकारें भी हैं, सेंट्रल पर अलग सरकार चलती है और स्टेट लेवल पर अलग सरकार चलती है। ठीक है, और पंचायती स्तर पर अपना अलग चुनाव वगैरह होते हैं उसमें। दोनों स्टेटमेंट पूरी तरीके से ठीक है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पूछ रहा है कौन सा सही है, तो इसका आंसर होना चाहिए सी पार्ट। ठीक है, देख लेते हैं हम लोग। हाँ ठीक है, सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा सरकार के अंगों में शामिल है, तो ये सबको पता ही है कि सरकार के अंगों में जो है तीन ही चीजें शामिल हैं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। तो नगर पालिका नहीं है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट। उसके नेक्स्ट है, संविधान लागू होने के समय निम्नलिखित अधिकारों में से कौन कौन से अधिकार मौलिक अधिकारों में शामिल थे। ये क्या कब की बात कर रहा है, जब संविधान लागू हुआ हमारा। ठीक है, अब देखिए इसमें तो पहले सबसे पहले सातवां आप देख लीजिए। सातवां कह रहा है संपत्ति का अधिकार। तो कह रहा है जब संविधान हमारा लागू हुआ तो कौन कौन से इसमें से शामिल थे। ठीक है, समानता का अधिकार पता ही आपको शामिल था, स्वतंत्रता का अधिकार ये भी पता शामिल है, शोषण के विरुद्ध ये भी पता है, धार्मिक स्वतंत्रता ये भी है, संस्कृति और शैक्षणिक अधिकार ये भी सही है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये भी पता है आपको, संपत्ति का अधिकार ये भी शामिल है। ये भी उस समय शामिल था, अब नहीं है, उस समय तक सारे अधिकार शामिल थे। ठीक है, तो इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी पार्ट। उसके बाद नेक्स्ट है, हाँ, अब कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक है, संविधान सभा की अंतिम बैठक, डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा। देखिए ये क्वेश्चन तो आप लोग जो है ना मुंह जवानी मतलब रट के रखिए। ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 है, क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, संविधान सभा की प्रथम बैठक, संविधान का हस्तलेखन। ये इसमें जो नया फैक्ट है वो ये है कि संविधान का हस्तलेखन जो है ये किसने किया था, प्रेम बिहारी नारायण ने किया था।
ठीक है। और संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? ये हुई थी 24 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को हमारा देश का संविधान लागू हुआ और 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई थी केवल हस्ताक्षर करने के लिए। ठीक है। प्रथम बैठक कब हुई? दिसंबर 1946 में। तो मैच कर लीजिएगा इसका जो भी आंसर हो रहा हो। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है। पहले सबसे पहले नीचे हम लोग पढ़ेंगे। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन से सत्य है। ठीक है। मौलिक अधिकार लोगों को राज्य की सत्ता के साथ साथ बहुमत की निरंकुशता से भी रक्षा करते हैं। मौलिक अधिकार लोगों को राज्य की सत्ता के साथ साथ बहुमत की निरंकुशता से भी रक्षा करते हैं। हाँ, बात ठीक बात है। अब जैसे मान लीजिए बहुमत सरकार बनी। ठीक है। हो सकता है कि बहुमत की सरकार जो बनी है वो किसी वर्ग विशेष के लिए बनी है। वर्ग विशेष के वोट के कारण बनी हो, हिंदू के वोट के कारण बनी हो या मुस्लिम्स के वोट के कारण बनी हो। किसी किसी स्टेट में मुस्लिम्स के वोट के कारण बनती है। ठीक है। तो हो सकता है कि वहां पे संविधान के अनुसार जो है अब चूंकि संविधान है तो इसलिए मौलिक अधिकार हैं, तो इसलिए किसी के अधिकारों का हनन नहीं होता है, चाहे वो बहुसंख्यक हो चाहे अल्पसंख्यक हो। अल्पसंख्यक भी जरूर होंगे लेकिन उनका अधिकारों का हनन नहीं होंगे, उसका सबसे बड़ा कारण मौलिक अधिकार है। ठीक है। ना कि सरकार। अब सरकार है और सरकार को पता है कि लोगों के मौलिक अधिकार हैं, तो इसलिए उनके अधिकारों का हनन नहीं हो सकता। मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए कौन बैठा हुआ है? हमारा सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है। ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है इसमें? धर्म को राज्य से अलग रखने की अवधारणा को धर्म निरपेक्षता कहा जाता है। हाँ, ये भी बात सही है कि धर्म जो है वो राज्य से अलग है, यही क्या है? धर्म निरपेक्षता है। ठीक है। तो स्टेट दोनों स्टेटमेंट सही हो गए इसमें। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सभी नागरिकों को, अच्छा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कह रहा है इसमें से क्या क्या सही है। ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में सभी नागरिकों को एक धर्म से निकलकर दूसरे धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता प्राप्त है। हाँ, ये बात तो सही है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। हाँ, दोनों बात सही है। इसमें क्या है? तो इजी सा क्वेश्चन है। ठीक है। नेक्स्ट हो गया, धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में राज्य के कर्तव्यों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राज्य खुद को धर्म से दूर रखते हुए, सत्य पूछ रहा है ना इसमें? हाँ ठीक है, सत्य देखना है। भारतीय राज खुद को धर्म से दूर रखते हुए यह ध्यान देता है कि राज की बागडोर न तो किसी एक धार्मिक समूह के हाथों में जाए और ना ही राज किसी एक धर्म को समर्थन दे। हाँ, बात सही है। धार्मिक क्रियाकलापों में अहस्तक्षेप की नीति अपनाते हुए राज्य कुछ खास धार्मिक संप्रदायों समुदायों को विशेष छूट देता है। ये भी बात सही है। धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय राज्य कभी कभी हस्तक्षेप करते हुए धर्म में फैली बुराइयों को निषेध भी करता है। हाँ, ये भी सही है। धर्म में जो भी कुरीतियां हैं, अब जैसे हलाला वाला कानून था तो वो लेकर के आए, सरकार लेकर के आई, पता था कि हाँ महिलाओं के अधिकारों का हनन हो रहा है उसमें, तो लेकर 3 तलाक वाला कानून था वो सब लेकर के आई सरकार। ठीक है। तो ठीक है, सब सही है इसमें। ठीक है। नेक्स्ट है, अमेरिका से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अमेरिका में विधायिका कानून बनाकर किसी भी धर्म को राजकीय धर्म घोषित कर सकती है। ओ, उसके नेक्स्ट है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्य और धर्म के पृथक्करण का अर्थ है कि राज्य व धर्म दोनों एक दूसरे के मामले में किसी प्रकार का दखल नहीं दे सकते। ठीक है। अब देखिए इसमें पूछा गया है कि कौन सा असत्य है। तो अमेरिका में विधायिका का कानून बनाकर किसी भी धर्म को राजकीय धर्म घोषित कर सकती है, यही स्टेटमेंट असत्य है। ठीक है, पहला असत्य है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में निहित धर्म संबंधी अधिकारों के विशेष के विषय में एक मिनट, हेलो। हाँ। हाँ, हम नहीं खाएंगे। नहीं, हम नहीं खाना है। हटो, हमको नहीं खाना है।
ठीक है, उसके नेक्स्ट है भारतीय संविधान में निहित धर्म संबंधी अधिकारों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान में वर्णित प्रावधानों के आधार पर राज्य धर्म के मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। भारतीयों को प्राप्त मौलिक अधिकार धर्म निरपेक्षता के सिद्धांतों का विरोध करते हैं। तो इनमें से पूछ रहा है, हाँ इसमें उसके नेक्स्ट है, इसमें कह रहा है भारतीयों को प्राप्त मौलिक अधिकार धर्म निरपेक्षता के सिद्धांतों का विरोध करते हैं। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से इन दोनों में से कौन कौन सा सत्य है। तो पहला ही सत्य है केवल कि संविधान में वर्णित प्रावधानों के आधार पर राज्य धर्म के मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। हाँ ठीक है, जो उसको लगता है वहां पर से करता है। फिर दूसरा है कि भारतीयों को प्राप्त मौलिक अधिकार धर्म निरपेक्षता के सिद्धांतों का विरोध करते हैं। तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, धर्म निरपेक्षता प्रदान करते हैं मौलिक अधिकार, विरोध थोड़ी ना करते हैं उसमें। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा, ए पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय संविधान सभी को अपने धार्मिक विश्वासों को अपनाने की संकीर्ण छूट देता है। दूसरा है कि पंथ निरपेक्ष शब्द भारतीय संविधान में आरंभ से ही उल्लेखित था। हाँ तो देखिए दोनों चीजें, देखिए स्टेटमेंट इसमें गलत है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, भारतीय संविधान सभी को अपने धार्मिक विश्वासों को अपनाने की संकीर्ण छूट देता है। ये संकीर्ण शब्द जो है ना, ये चीज वैसा है, तो इसमें ये चीज तो गलत हो गया, संकीर्ण छूट नहीं देता है भारतीय संविधान। दूसरा कह रहा है कि पंथ निरपेक्ष शब्द भारतीय संविधान में आरंभ से ही उल्लिखित था। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया है। तो इसमें कह रहा है कौन कौन से असत्य हैं, तो असत्य कौन कौन से, दोनों असत्य हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिर से इसमें देख लेते हैं, इसमें पूछा गया कि सत्य कौन कौन सा है। सार्वभौमिक मताधिकार का अर्थ है कि हमें देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट है कि लोगों का निर्णय ही लोकतांत्रिक सरकार का गठन करता है और उसके कामकाज के बारे में फैसला करता है। हाँ दोनों बात सही है इसमें, तो आंसर हो गया सी इसका। ठीक है, नेक्स्ट है जनता द्वारा संसद के लिए चुने गए सभी प्रतिनिधियों में से एक समूह सरकार बनाता है। बिल्कुल बात सही है, सारे एमपीज या सारे एमएलए मिलकर के थोड़ी ना सरकार बनाते हैं। उसमें से जो बहुमत जिसको प्राप्त होता है उसको सरकार बनाने के लिए राष्ट्रपति आमंत्रित करता है, वही सरकार बनाते हैं। नेक्स्ट है इसमें कि संसद सरकार को नियंत्रित करती है और उसका मार्गदर्शन करती है। हाँ दोनों बात सही है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से निकाय संसद के अंगों में शामिल है। तो ये तो आपको पता ही होगा कि देखिए तीन ही चीजें, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा है, यही तीनों शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय संविधान में संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संसद देश की सर्वोच्च कानून निर्माणी संस्था है, बात सही है इसमें। ठीक है, उसके नेक्स्ट कह रहा है कि राज्यसभा व लोकसभा में क्रमशः 245 व 545 सदस्य होते हैं, जिनमें सभापति व अध्यक्ष क्रमशः उपराष्ट्रपति व राष्ट्रपति होते हैं। देखिए सभापति व क्या कह रहा है कि जिनमें सभापति व अध्यक्ष क्रमशः उपराष्ट्रपति तथा राष्ट्रपति होते हैं। तो ये यहाँ पे जो राष्ट्रपति के लिए ये चीज कह रहा है, ये चीज गलत कह रहा है। ठीक है, लोकसभा में जो अध्यक्ष होते हैं वो लोकसभा का अध्यक्ष होता है, न कि राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, हाँ राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो क्या होता है, उपराष्ट्रपति होता है। ये बात ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है, हाँ नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि लोकसभा के 545 सदस्यों में से 543 निर्वाचित, जबकि 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। ठीक, राज्यसभा के 245 सदस्यों में से 235 निर्वाचित व 10 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। देखिए सत्य पहले के परिदृश्य में केवल एक ही था, अभी तो वो भी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 104वें संविधान संशोधन द्वारा जो है 104वें संविधान संशोधन द्वारा जो है ये जो एंग्लो इंडियन को जोड़ने वाला जो कानून था उसको हटा दिया गया है। ठीक है, तो अब ये 2 सदस्य पहले जोड़े जाते थे, अब नहीं जोड़े जाते हैं। ठीक है, तो अब सदस्य संख्या जो है वो कितनी है, 543 है। ठीक, दूसरा स्टेटमेंट क्या है
कि राज्यसभा में 245 सदस्यों में से 235 निर्वाचित और 10 सदस्य को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो देखिए मनोनीत किए जाने वाले जो है ना, जैसे 245 है, तो उसमें से कितने होते हैं, 12 होते हैं मनोनीत किए जाने वाले। बाकी जो होते हैं वो जो है डायरेक्ट चुन करके मतलब जो आते हैं, ठीक है। तो ये कितना बच गया इसमें, 3 3 233, ठीक है, ये हो गया, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारतीय संसद में से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, क्या क्या पूछ रहा है, सत्य कौन कौन से, ठीक। पहला है, भारतीय संसद से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह होती है जो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने के लिए मिलकर काम करती है। बिल्कुल ठीक बात है। प्रधानमंत्री लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया होता है जिसकी सलाह पर राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है, राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, चलिए विचार करते हैं। अब इसमें पूछा है कौन कौन से असत्य हैं, ठीक है। एक मिनट। राज्यसभा मुख्य रूप से राज्यों के प्रतिनिधियों के रूप में काम करती है। ये बात तो ठीक है, बिल्कुल ठीक। विधि निर्माण संबंधी प्रस्तावों को पहले लोकसभा में पेश किया जाता है, तत्पश्चात राज्यसभा में। ऐसा जरूरी नहीं है। उसके कह रहा है कि राज्यसभा लोकसभा द्वारा पारित कानूनों की समीक्षा करती है, वह आवश्यकता पड़ने पर संशोधन कर सकती है। ये बात बिल्कुल ठीक है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं, नहीं ये गलत है। तो इसमें क्या कह रहा है, असत्य कौन कौन से हैं, तो इसमें 2 और 4, 2 और 4 नहीं है, 2 ही असत्य है, ठीक है। हाँ, तो चौथा है, इसमें फिर से पढ़ने पर, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। हाँ, केवल शब्द तो लगा नहीं, तो राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तो होते ही है उसमें, ठीक है। अब नेक्स्ट है 8वां, भारतीय संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकसभा को भंग किया जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, बिल्कुल सही बात है। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा, सी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। उससे कह रहा है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अंग नहीं होता है, पहले ही असत्य हो गया है। अब इसमें आगे क्या, चलो पढ़ देते हैं। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है, बिल्कुल सही बात है। प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, बिल्कुल सही बात है, ठीक। नेक्स्ट, कानून के शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस कौन कौन सा पूछ रहा है कि इसमें से असत्य है। इसका अर्थ है कि सभी कानून देश के सभी नागरिकों पर सख्ती से लागू होंगे, सही बात है। इसके द्वारा सभी प्रकार के अपराधों के लिए एक निश्चित सजा व प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है, बिल्कुल सही बात है। तो असत्य कौन से, ना ये असत्य है ना वो असत्य है, ठीक है। नेक्स्ट, घरेलू हिंसा में संबंधित निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। कह रहा, परिवार का पुरुष सदस्य घर की औरत के साथ मारपीट करे या चोट पहुंचाता है तो उसे घरेलू हिंसा कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। हाँ, ये घरेलू हिंसा महिलाओं के सुरक्षा अधिनियम 2005 का है, ये भी बात ठीक है। और पारित कब हुआ है, 2006 में पारित हुआ है। नेक्स्ट है ये देखिए 2006 में पारित हुआ है, और अधिनियम कब का है, 2005 का है। न्यायपालिका के बारे में आ गया। न्यायपालिका के दायित्वों में निम्नलिखित में से कौन से बिंदु शामिल हैं। विवादों का निपटारा करना, हाँ ठीक है, करता है। न्यायिक समीक्षा करना, ये भी करती है। कानूनों की रक्षा करती है, ये भी बस कानून की रक्षा। मौलिक अधिकारियों के क्रियान्वयन सुनिश्चित करते हैं, बिल्कुल ठीक है। संविधान के संरक्षक हैं, बिल्कुल सही बात है। तो क्या हो जाएगा, इसमें सभी हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, न्यायिक व्यवस्था नागरिक, पहले क्या पूछ रहा है, सत्य क्या क्या पूछ रहा है इसमें, ठीक है। न्यायिक व्यवस्था नागरिकों व सरकारों, दो राज्य सरकारों के मध्य तथा केंद्र और राज्य के मध्य पैदा हुए विवादों के निपटारे का तंत्र उपलब्ध करवाती है, बिल्कुल सही बात है। संविधान की व्याख्या करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास ही है, बिल्कुल सही बात है। हाईकोर्ट के पास नहीं है, केवल सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो ये क्या हो गया, दोनों सही है, ठीक है। मौलिक अधिकारों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोई भी नागरिक अपने मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने की स्थिति में सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है, लेकिन उच्च न्यायालय इस संदर्भ में अधिकार नहीं रखते हैं। तो ये चीज गलत है। अगर
मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों जगह जा सकते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 32 के तहत जो है आप जो है सुप्रीम कोर्ट चला जाइए और 226 के तहत हाई कोर्ट चले जाइए। नेक्स्ट है कि संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रत्येक नागरिक को गौरवपूर्ण जीवन जीने का अधिकार प्राप्त है। स्वास्थ्य का अधिकार उन्हीं मौलिक अधिकारों के अंतर्गत शामिल है। बिल्कुल सही बात है। कह रहा है कि असत्य कौन सा है, तो पहला असत्य है केवल। तो आंसर क्या हो जाएगा, एक। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी। अपने पूर्ववर्ती फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया 1949 की भांति यह न्यायालय भी पहले संसद भवन के अंदर चेंबर ऑफ प्रिंसेस में हुआ करता था। बिल्कुल सही बात है। तो आंसर क्या हो गया, दोनों सही है, ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में न्यायपालिका को पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं रखा गया है। सरकार का उस पर नियंत्रण रहता है। न्यायपालिका तो पूरी तरीके से स्वतंत्र है, सरकार का उसमें कोई नियंत्रण नहीं है। उच्च व सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्तियों में सरकार का दखल नहीं होने पर ही स्वतंत्र न्यायपालिका का होना संभव है। हाँ, सही बात है। तो स्टेटमेंट कौन सा है, केवल सेकंड स्टेटमेंट ठीक है। और ये पहला वाला जो है वो गलत है कि स्वतंत्र है, और स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान ही किया गया है भारतीय संविधान में। न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा कौन कौन से असत्य हैं इसमें से, ठीक है। देखिए, शक्तियों के पृथक्करण के चलते विधायिका और कार्यपालिका जैसे सरकार की अन्य शाखाएं न्यायपालिका के काम में दखल नहीं दे पाती हैं। बिल्कुल ठीक बात है। नहीं, एक मिनट, असत्य क्या है, ये तो ठीक है। तो ये हो गया, एक मिनट, ये सही हो गया, ठीक है। शक्तियों के पृथक्करण के कारण न्यायाधीश कार्यपालिका व विधायिका द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग को नहीं रोक सकते। ऐसा क्यों नहीं रोक सकता भाई, विभिन्न प्रकार के जो है रेट वगैरह जारी करके रोक सकती है न्यायपालिका उसको, ठीक है। परमादेश जारी कर देते हैं और निषेध जारी कर देते हैं। उच्च न्यायालयों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि कौन कौन से इसमें से असत्य है, ठीक है। उच्च न्यायालयों की स्थापना सबसे पहले 1862 में कलकत्ता, बंबई और मद्रास में की गई थी। ठीक बात है। कह रहा दिल्ली उच्च न्यायालय का गठन 1964 में हुआ था। नहीं। उसके कह रहा है उच्च न्यायालयों के न्यायिक क्षेत्र में एक से अधिक राज्य सम्मिलित होते हैं। ये भी बात ठीक है, ठीक है। अब देखिए, एक चीज को पता चल गई आपको कि तीन तो सही ही है, ठीक है। अब कह रहा असत्य कौन कौन सा है, तो तीन तो ये तो मान के चलिए कि ये तो ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया, ठीक है। पूर्वोत्तर राज्यों असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर का एक ही उच्च न्यायालय है। एक तो ये गलत हो गया कि चौथा तो आपको लेना ही लेना है, जहां पे भी ऑप्शन में लेंगे तो उसको चौथा तो लेना ही लेना है, ठीक है। तो ये आपका गलत हो गया। अब पहला जो कह रहा है कि उच्च न्यायालयों की स्थापना सबसे पहले 1862 में कलकत्ता, बंबई और मद्रास में की गई थी, ये तो पूरी तरीके से ठीक हो गया। ये तो पता ही होगा कि 1861 वाला जो एक्ट आया था उसके तहत 1862 में कलकत्ता और बंबई और मद्रास में सबसे पहले स्थापना की गई थी इसकी, ठीक है। तो ये तो आपका सही हो गया, तो मतलब ये भी ऑप्शन में नहीं होना चाहिए, तो ऑप्शन क्या बचा, दो बचा, ठीक। इस तरीके से जहां पे लगे आपको तो एलिमिनेट करके भी निकाल सकते हैं। उसके बाद है, नेक्स्ट है, भारत में एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है। सही बात है। अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि निचली अदालत द्वारा दिया गया फैसला सही नहीं है तो वह उससे ऊपर की अदालत में अपील कर सकता है। बिल्कुल सही बात है। इसमें पूछा क्या गया है कि कौन कौन से असत्य हैं, तो असत्य ना ये है ना ये है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, डी, ठीक। स्कूलों में बच्चों को दिए जाने वाले मिड डे मील भोजन योजना की शुरुआत जनहित याचिका के स्वरूप हुई थी। सही बात है। अनुच्छेद 21 के तहत प्राप्त जीवन के अधिकार में भोजन का अधिकार भी शामिल है। ये भी बात सही है। उसी याचिका के तहत ही इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। पत्र के माध्यम से जनहित याचिका दायर नहीं किया सकती, बिल्कुल दायर की जा सकती है। तो कह रहा कौन कौन सा सही है इसमें, तो एक और दो सही है, ठीक है। बी पार्ट इसका देख लीजिए, एक्सप्लेनेशन इसका जरा पढ़ लीजिए ध्यान से। सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त इसको दिए जाने वाले मिड डे मील में भोजन की शुरुआत जनहित याचिका फलस्वरूप हुई थी, ठीक है। पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज पीयूसीएल नामक एक संगठन ने सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर अनुच्छेद 21 में जीवन के अधिकार में भोजन के अधिकार को भी शामिल करने की मांग की थी, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया था, ठीक है। और सर्वोच्च न्यायालय नाम भेजेगा, हाँ, तो ये तो बात सही है। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये जो मिड डे मील भोजन योजना जो चल रही है वो पीआईएल दाखिल हुई थी, किसने दाखिल करी थी, पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज द्वारा दो पीआईएल दाखिल करी गई थी। उसके तहत ये योजना सरकार द्वारा लागू की गई है।
नेक्स्ट है, भारतीय न्यायपालिका दुनिया की सबसे मजबूत न्यायपालिकाओं में शामिल है। अनुच्छेद 21 में भोजन, स्वास्थ्य और आजीविका का अधिकार भी शामिल है। दोनों बातें सही हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट। ठीक है। नेक्स्ट है, फौजदारी कानून के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें ऐसी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिसमें कानून अपराध माना जाता है, जैसे चोरी, दहेज के लिए प्रताड़ना, हुआ हत्या आदि। ठीक है, सही बात है। इसके अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज होने पर पुलिस जांच करती है और अदालत में केस दर्ज करवाती है। बिल्कुल सही बात है। इसके अंतर्गत दोषी व्यक्ति को जुर्माने या जेल या दोनों की सजा हो सकती है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। ये तो सारे स्टेटमेंट ठीक है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है, दीवानी कानून के संबंध में लिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? इसका संबंध व्यक्ति विशेष के अधिकारों के उल्लंघन व अवहेलना से होता है। हाँ, सही बात है। अधिकारों का उल्लंघन या अवहेलना ऐसा हो गया कि जैसे मान के चलिए कि आपके पास जमीन है, कोई जमीन पे कब्जा किए ले रहा है, तो जा करके आप मुकदमा वगैरह करवाइए भाई कि देखो हमारा जमीन है और हमको यहाँ पे मतलब अधिकार है हम जमीन का, और ये कब्जा किए ले रहे हैं, तो ये सिविल कोर्ट में जाएगा मुकदमा। ठीक है, उसी तरीके से जैसे जैसे कि किराए वाला मामला है कि अब किराएदार हमने रखा है और ये खाली नहीं कर रहा है, तो सिविल कोर्ट में जाएगा मुकदमा ये। क्योंकि अब उसमें ऐसा तो है नहीं कि हमला वगैरह कुछ हो गया। अगर हमला वगैरह हो गया है या कुछ हत्या वगैरह का प्रयास हो गया तब हो जाएगा फौजदारी वाले में, नहीं तो फिर वो सिविल कोर्ट में ही जाता मुकदमा। ठीक है, आपकी प्रॉपर्टी वगैरह खाली करवानी है तो ये है। इसके अंतर्गत दायर याचिका पर अदालत राहत की व्यवस्था करवाती है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। न्यायिक समीक्षा शब्द से आशय है संसद द्वारा पारित कानून की संवैधानिकता जांचना। बिल्कुल ठीक बात है। मौलिक अधिकारों को लागू करने की न्यायपालिका की प्रक्रिया। नहीं, मौलिक अधिकारों को तो लागू करने का काम जो है ना, वो मान के चलिए वो तो कोर्ट कार्यपालिका करवाती है। ठीक है, एक प्रकार की जनहित याचिका नहीं, जनहित याचिका नहीं है। तो न्यायिक समीक्षा का अर्थ क्या होगा? संसद द्वारा पारित कानून की संवैधानिकता जांचना। ये किसका काम होता है? ये सुप्रीम कोर्ट का काम है। ठीक है, देखिए स्टेटमेंट इसका एक्सप्लेनेशन जरूर पढ़ लीजिए। संविधान की व्याख्या का अधिकार मुख्यतः न्यायपालिका के पास ही होता है। सही बात है। भारतीय संविधान के किसी अनुच्छेद में इसका स्पष्ट उल्लेख तो नहीं है, परंतु अनुच्छेद 13, 2, 32 व 226 न्यायिक समीक्षा से संबंधित है। 32, 226 तो आपको पता ही है। 32, 226 में क्या है कि अगर आपके संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, मतलब आपके मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, तो सीधे आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इसी तहत अगर अनुच्छेद 226 के अंतर्गत अगर आपके संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। 13(2) में यही चीज परिभाषित की गई है। ठीक है, संसद द्वारा पारित कानून यदि संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है तो संविधान न्यायपालिका को अधिकार देता है कि वह उस कानून की न्यायिक समीक्षा कर सके और उसे मात्र तक शून्य घोषित कर सके जिस मात्रा तक यह कानून का उल्लंघन करता है। ठीक बात है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन की चयन करिए। ठीक है, पीआईएल का जो प्रारंभ जो है 1980 में हुआ है, 80 के दशक के आसपास हुआ है, बट ठीक है 79 के मतलब आसपास हुआ था। ठीक है, पर्यावरण से संबंधित समस्या के लिए भी जनहित याचिका दायर की जा सकती है। बिल्कुल दायर की जा सकती है। तो भारत में जनहित याचिका लाने वाले पीएन भगवती। बिल्कुल सही बात है। ये याचिका केवल सर्वोच्च न्यायालय में ही दायर की नहीं, जनहित याचिका तो दोनों जगह दायर की जा सकती है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट दोनों दोनों जगह की जा सकती है। नेक्स्ट है, संविधान के अनुच्छेद 22 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपना बचाव करने का मौलिक अधिकार प्राप्त है। बिल्कुल सही बात है। संविधान के अनुच्छेद 39 का के अनुसार ऐसे नागरिक जो गरीब हैं या वकील करने में असमर्थ है उनको वकील मुहैया करवाने की जिम्मेदारी राज्य को दी गई है। बिल्कुल सही बात, दोनों स्टेटमेंट इसमें ठीक है। निःशुल्क विधिक सलाह का अधिकार जो है ना, वो 39 का के अंतर्गत ही आता है। गरीबों को है, सबको नहीं है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? गिरफ्तारी के समय गिरफ्तार व्यक्ति को प्राप्त अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? गिरफ्तारी के समय उसे गिरफ्तारी का कारण बताए जाने का हक है। बिल्कुल सही बात है।
गिरफ्तारी के 24 घंटों के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार प्राप्त है। ये भी बात ठीक है, 24 घंटे का नियम है इसमें, लेकिन अगर जैसे कोर्ट बंद होती है ना, तो वो नेक्स्ट उसके लिए नेक्स्ट वर्किंग डेज के लिए आ जाता है। ठीक है, तो इसमें कई बार पुलिस जो है इसमें जानबूझ करके ऐसा काम करती है कि आपको फ्राइडे को या सैटरडे को जानबूझ करके गिरफ्तार करेगी, जिससे कि जो है एक दिन उनके पास में मौजूद रहो। अच्छा, इस 24 घंटे में जो है आने जाने का समय शामिल नहीं होता है इसमें, ठीक है। गिरफ्तारी के दौरान या हिरासत में किसी भी तरह के दुर्व्यवहार या यातना से बचने का अधिकार, ये तो बात बिल्कुल ठीक है, कॉमन सेंस वाली बातें तो होगी ही होगी। हिरासत के दौरान दिए गए इकबालिया बयान को आरोपी के खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। नहीं, हिरासत के दौरान अगर कोई आप बयान देते हैं, आप चाहें तो कोर्ट में जा करके आप कह दें कि नहीं साहब, जो है जज साहब से बता दें कि नहीं माय लॉर्ड, इन्होंने जो है जबरदस्ती हमसे ये डरा धमका करके मारपीट करके हमसे बयान दिलवाया है, और मैं आपके समक्ष बयान देना चाहता हूँ। मजिस्ट्रेट के सामने आप जो बयान देंगे वही पूरी तरीके से मान्य होता है, पुलिस के सामने दिया गया बयान मान्य नहीं होता है। 15 साल से कम उम्र के बालक या किसी भी महिला से सख्त पूछताछ के लिए थाने बुलाया जा सकता है। नहीं, ये भी गलत, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सा सत्य है? पहला, दूसरा, तीसरा सत्य है केवल, ठीक। किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी, हिरासत और पूछताछ के संबंध में पुलिस व अन्य संस्थाओं को डीके बसु ने दिशा निर्देश जारी किए गए, बिल्कुल सही बात है। दूसरा है कि इन दिशा निर्देशों के अनुसार गिरफ्तार या हिरासत में रखे व्यक्ति को अपने दोस्त, सगे संबंधियों की गिरफ्तारी के संबंध में जानकारी देने का अधिकार प्राप्त है। ये भी बिल्कुल बात ठीक है। तीसरा कह रहा है कि इन दिशा निर्देशों में गिरफ्तारी के समय एक गवाह की उपस्थिति तथा अरेस्ट मेमो पर गिरफ्तार व्यक्ति के दस्तखत का होना अनिवार्य है। ये भी बिल्कुल ठीक बात है, तीनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो डीके बसु दिशा निर्देश जो है, जो गिरफ्तार हुआ व्यक्ति है, उसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किए गए हैं। किसी व्यक्ति द्वारा किए गए आपराधिक उल्लंघन की पूरी जनता के विरुद्ध कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। किसी भी व्यक्ति द्वारा किए गए आपराधिक उल्लंघन को पूरी जनता के विरुद्ध माना जाता है, बिल्कुल ठीक बात है। आपराधिक उल्लंघन की स्थिति में सब मुकदमा पीड़ित व्यक्ति की तरफ से राज्य द्वारा दाखिल किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। शिकायतकर्ता को एफआईआर की एक नकल प्राप्त करने का कानूनी अधिकार प्राप्त है, बिल्कुल ठीक बात है। जो आप मान लीजिए कंप्लेन कर रहे हैं, तो आपको एफआईआर की कॉपी तो मिलेगी मिलेगी, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि किसी व्यक्ति को किए गए आपराधिक कानून को पूरी जनता के विरुद्ध माना जाता है। तो इसीलिए देखिए, जब कोर्ट में मैटर चलता है ना, तो वर्सेस स्टेट लिखा जाता है वहां पे। तो सरकार उस तरफ से मतलब पूरी स्टेट के अगेंस्ट में माना जाता है कि स्टेट के अगेंस्ट में क्राइम किया गया है, तो अगेंस्ट में स्टेट लिखा जाता है, वर्सेस स्टेट लिखा जाता है वहां पे। संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का आश्वासन दिया गया है, बिल्कुल सही बात है। किसी भी स्थिति में व्यक्ति के जीवन स्वतंत्रता को छीना नहीं जा सकता। हाँ, ये बिल्कुल दोनों चीजें बिल्कुल ठीक है। तो सत्य कौन कौन से हैं? दोनों सही है इसमें से, ठीक है। अच्छा 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 अच्छा, एक मिनट, ये कह रहा है कि किसी भी स्थिति में व्यक्ति के जीवन स्वतंत्रता को छीना नहीं जा सकता। क्यों भाई? किसी को अगर मृत्युदंड अगर दिया जाएगा, तो अगर मान लीजिए कोई किसी ने बहुत ही जघन्य अपराध किया है, तो उसको मृत्युदंड तो दिया जा सकता है, मृत्युदंड का प्रावधान तो है ही हमारे यहाँ पे। ये थोड़ा सा दूसरे परिप्रेक्ष्य में चला गया। अगर यहाँ पे ये होता ना कि आपातकाल लागू होने की स्थिति में जीवन या स्वतंत्रता के अधिकार को किसी भी परिस्थिति में छीना नहीं जा सकता, तो वहां पे स्टेटमेंट ठीक हो जाता है, ठीक है। लेकिन चूंकि अब यहाँ पे जनरल पर्पस में बात कर दी गई है, तो केवल एक ही मतलब ये स्टेटमेंट ठीक नहीं होगा। कानून के समक्ष समानता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। प्रत्येक नागरिक कानून के समक्ष समान होते हैं, सही बात है। प्रत्येक नागरिक को न्यायालय के द्वारा निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार है, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। एक मिनट, कौन सी क्लास चल रही है देखने, ठीक है। उसके नेक्स्ट है, किसी अपराध का अंतिम निर्धारण कौन करता है? वो तो न्यायालय करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है। किसी घटना के होने पर पुलिस द्वारा किए गए कार्यों में निम्नलिखित में से कौन से कार्य शामिल हैं? अपराध की जानकारी मिलने पर उसकी जांच करना, ठीक बात है।
उसके कह रहा है गवाहों के बयान दर्ज करना और सबूत इकट्ठा करना, बिल्कुल ठीक बात है। आरोप पत्र चार्जशीट दाखिल करना, ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। आरोपी को हिरासत में लेना, ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है। तो उसका नेक्स्ट है, तो इसमें है कि सुमेलित करना है कि पुलिस, सरकारी वकील, बचाव पक्षी वकील, न्यायाधीश, फैसला लिखना, जले हुए घरों की तस्वीरें, ये तो मिला लेंगे आप, बहुत मतलब टफ नहीं है, तो कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है ये। उसके बाद ये है, देखिए कि संज्ञेय निष्पक्ष जिरह है हिरासत, पुलिस को अदालत की अनुमति के बिना गिरफ्तारी की छूट, न्याय संगत व्यवहार, ये भी आप मिला लेंगे, बहुत टफ नहीं है, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, जिस पर अदालत में किसी कथनों पर विचार कीजिए और निम्नलिखित में से कौन से कह रहा है कि सत्य कौन कौन से है, ठीक है। कह रहा है जिस पर अदालत में किसी अपराध के लिए मुकदमा चल रहा है उसे आरोपी कहते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। कह रहा है संदर्भित मामले में किसी व्यक्ति ने क्या देखा सुना या जाना उसे गवाह कहते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। संज्ञेय अपराध की सूचना मिलने पर थाना पदाधिकारी को फौरन एफआईआर दर्ज करनी पड़ती है, बिल्कुल ठीक बात है। सामाजिक न्याय और, अच्छा ये चैप्टर देखिए, ठीक है। संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारा संविधान भारत की सांस्कृतिक विविधता की सुरक्षा तथा समानता और न्याय की स्थापना के लिए संकल्पबद्ध है, बिल्कुल ठीक बात है। संविधान को कायम रखने और मौलिक अधिकारों को साकार करने में न्यायपालिका अहम भूमिका निभाती है, बिल्कुल ठीक बात है, दोनों स्टेटमेंट ठीक है इसके। नेक्स्ट है, सरकार द्वारा 2005 में मुसलमानों के विकास के आयोग की जांच के लिए बनाई गई उच्च स्तरीय समिति के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस समिति की कौन सा कह रहा है सत्य नहीं है। सच्चर कमेटी बनाई गई थी 2005 में, देखते हैं क्या है इसमें। इस समिति के अध्यक्ष न्यायमूर्ति खेहर थे, नहीं सच्चर थे, इसमें 2005 में बनाई गई थी, इसके थे सच्चर। सच्चर कमेटी बनाई गई थी, अक्सर आप देखते हो कि संसद में इसको लेकर के हल्ला मचता गया है, सच्चर कमेटी रिपोर्ट काहे नहीं लागू कर रहे हो, मुस्लिम के लिए ये है वो है। सच्चर कमेटी बनाई गई थी रिपोर्ट इसकी, ठीक है। नेक्स्ट है, इस समिति ने भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति की जांच करने पर समुदाय को स्थिति को अनुसूचित जाति और जनजाति के समान पाया। बताइए कितनी दर्दनाक स्थिति है। नहीं भाई, तो इसमें कह रहा है कि कौन सा सत्य नहीं है, तो केवल पहला सत्य नहीं है भैया, इसमें सच्चा कमेटी ने पाया तो यही था कि वाकई में ये स्थिति इनकी बड़ी गंभीर है। अब पता नहीं गंभीर है कि नहीं, पाया यही था। नेक्स्ट है, संविधान द्वारा अल्पसंख्यकों को प्रदत्त अधिकारों एवं इनको साकार करने वाले कानूनों की रक्षा करने का दायित्व सिर्फ सरकार का है। संविधान द्वारा अल्पसंख्यकों को प्रदत्त अधिकारों एवं इनको साकार करने वाले कानूनों की रक्षा करने का दायित्व सिर्फ सरकार का है, सिर्फ सरकार का थोड़ी ना। हाशियाकरण का संबंध अभाव, पूर्वाग्रह और शक्तिहीनता के एहसास से होता है, बिल्कुल सही बात है। मतलब आपको एक साइड में कर दिया गया है कि मतलब आप अभाव में जी रहे हो, या पूर्वाग्रह से आपको देखा जा रहा है ना, कि जैसे छुआछूत की भावना है तो पूर्वाग्रह से ग्रसित भावना होती है। शक्तिहीनता भी उसी संदर्भ में, हाशियाकरण से कमजोर हैसियत से नहीं बल्कि शिक्षा व अन्य संसाधनों तक पहुंच भी बराबर नहीं मिल पाती है। तो ये दो तीन सत्य है, पहला सत्य नहीं है। इसमें जिम्मेदारी केवल सरकार की नहीं, नागरिकों की भी है, ठीक है। अब यह है कुपोषित विस्थापित घेटवाइजेशन और मुख्य द्वारा। ये घेटवाइजेशन जो है इसको बस आप देख लीजिए, ये थोड़ा सा अलग सा है। तो घेटवाइजेशन का मतलब ये होता है, ये हो गया इंग्लिश में, ठीक है, ऐसी बस्ती के इस्तेमाल के लिए होता है जिसमें मुख्यतः एक ही समुदाय के लोग रहते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, घेटवाइजेशन। अब चूंकि एनसीईआरटी का शब्द है, पता आयोग क्वेश्चन पूछ ले तो क्या भरोसा, तो इसको याद रखिए। मतलब ये बेसिकली ऐसी सिविलाइजेशन के लिए प्रयोग होता है जिसमें एक विशेष प्रकार की कम्युनिटी निवास कर रही है, ठीक है, ऐसी सिविलाइजेशन कि मतलब फोर्स टू लिव इन स्पेशल टाइप ऑफ रीजन फॉर पर्टिकुलर सिविलाइजेशन। मौलिक अधिकारों के संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि संविधान में अनुच्छेद 17 के अनुसार किसी भी दलित को मंदिर में प्रवेश करने, पढ़ने व संवैधानिक सुविधाओं का इस्तेमाल करने से नहीं रोका, सार्वजनिक सुविधाओं का इस्तेमाल नहीं रोका जा सकता, बिल्कुल ठीक बात है। अनुच्छेद 17 में कहा गया अस्पृश्यता का अंत करना है। समानता के सिद्धांत का होने पर दलित अनुच्छेद 15 का सहारा ले सकता है, बिल्कुल सही बात है, ले सकता है। 15 में ही तो आरक्षण वारक्षण सब कुछ मिल गया है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक और दो दोनों ठीक है इसमें। अनुच्छेद 15 में तो कहा गया है
कि किसी भी नागरिक, यहाँ पे नागरिक शब्द का प्रयोग हुआ है, किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। अब देखिए ये आयोग जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो थोड़ा डीप में पूछ रहा है, ठीक है। तो वो अगर पूछेगा तो वो इस तरीके से पूछेगा कि बताइए कि निम्नलिखित में से अनुच्छेद 15 के विषय में कौन सा कौन कौन से इसमें शामिल किए गए हैं, तो वो कहेगा धर्म, या ऐसे कहेगा कौन सा शामिल नहीं किया गया इसमें। तो ध्यान रखिए धर्म, नस्ल, जाति, लिंग व जन्म स्थान है इसमें, वो एक ऑप्शन में वर्ण भी रख देगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि वो नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि मुसलमान व पारसी सांस्कृतिक धार्मिक समूहों को अपनी संस्कृति की सुरक्षा का संवैधानिक अधिकार मिला हुआ है। बिल्कुल ठीक बात है। आरक्षण की व्यवस्था के अंतर्गत शिक्षा संस्थानों व सरकारी नौकरियों में दलित आदिवासियों को विशेष आरक्षण प्राप्त है। बिल्कुल सही बात है। आरक्षण के संदर्भ में केंद्र और राज्य के स्तर पर जातियों की अलग अलग सूचियां होती हैं। बिल्कुल ठीक बात है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि किन स्थितियों में अनुसूचित जाति व जनजाति अधिनियम 1989 लागू हुआ था। तो ये एससी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के किसी भी व्यक्ति को कोई खाद्य पदार्थ का गंदा पानी पीने हेतु विवश नहीं के विवश करने पर, ठीक है। कह रहा है किसी अनुसूचित जाति व जनजाति के व्यक्ति के साथ उसकी प्रतिष्ठा के विपरीत व्यवहार करने पर। बिल्कुल सही बात है। अनुसूचित जाति व जनजाति के किसी व्यक्ति के स्वामित्व वाली जमीन पर किसी के द्वारा जबरदस्ती कब्जा करने स्थानांतरित करवाने पर। बिल्कुल ठीक बात है। किसी एससी एसटी की महिला को अपमानित करने या जोर जबरदस्ती करने पर, हमला करने पर। बिल्कुल ठीक बात है। उसके नेक्स्ट कह रहा है कि 1993 में सरकार ने एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स क्या है स्कैवेंजर्स एंड कंस्ट्रक्शंस ऑफ ड्राई लेट्रिन्स प्रोहिबिशन एक्ट पारित किया। यह कानून सिर पर मैला उठाने वाले पर काम पर रखने और सूखे शौचालयों के निर्माण पर पाबंदी लगाता है। बिल्कुल ठीक बात है। सत्य कथन कौन पूछ रहा है? दोनों कथन सत्य हैं। तो ध्यान रखिएगा, एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल्स स्कैवेंजर्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लेट्रिन्स प्रोहिबिशन एक्ट, मतलब जो मैला उठाने वाली जो प्रथा थी इसके पहले तक 1993 तक के पहले तक जो चली आ रही थी उसको प्रोहिबिटेड किया गया है 1993 से सरकार द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है कि कह रहा है कि भारतीय संविधान 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को समान रूप से शिक्षा के अधिकार की गारंटी देता है। बिल्कुल ठीक बात है। ये 86वां संविधान संशोधन के अंतर्गत जो है शामिल किया गया है इसको। अनुच्छेद 21 का के अंतर्गत भारतीय सरकार पूरी आबादी के लिए समुचित स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था करने में अहम भूमिका निभाती है। बिल्कुल ठीक बात है। दोनों सही है, ठीक है। भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस के फैलाव के कारण हुई थी? तो मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण हुई थी, बताइए सबको, ठीक है। 1984 में दिसंबर 1984 में घटित हुई थी घटना ये, ठीक है। इसमें क्या हुआ था? मिथाइल मिथाइल आइसोसाइनेट नामक गैस का रिसाव हुआ था। नेक्स्ट है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ। बिल्कुल सही बात है। स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार जीवन का मौलिक अधिकार है, ये भी बिल्कुल सही बात है। अब 21 के अंतर्गत ही है, जीवन का अधिकार जो है उसी में है ये, ठीक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शोषण से मुक्ति के अधिकार के अनुसार किसी भी कम मेहनताना पर काम करने या बंधुआ मजदूरी के तौर पर काम करने को मजबूर नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही बात है। अनुच्छेद 23 कह रहा है संविधान के अनुसार 14 वर्ष से कम उम्र के किसी बच्चे को किसी कारखाने या खदान में कंपनी रखता क्या है? बिल्कुल सही बात है। 24 है तो क्या है? ये बाल मजदूरी है। ये क्या हो गया? बालाश्रम हो गया, ठीक है। तो इसमें एज क्या है? 14 साल है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। इसको याद रखने का तरीका ये होता है ना, जैसे अनुच्छेद 24 है तो अब ये मान के चलिए मतलब इसमें कि दो का मतलब चार करवाते हैं, दो बच्चों को रख लेते हैं, पता है कि वो मजबूती से काम कर लेंगे, तो दो का चार करवाने के चक्कर में रहते हैं।
तो ऐसे आप याद कर लीजिएगा, ठीक है, कि अनुच्छेद 24 है, मतलब 2 का 4 नहीं करवा सकते हो। अब बलाश्रम है तो मतलब आप दो मजदूरों से उनका तिगुना काम नहीं ले सकते, 3 मजदूरों के बराबर काम नहीं ले सकते, ऐसे करके कुछ बना बनू के याद कर लेना अपना। ठीक है, तो ये 8th क्लास तक का तो देख लिया है हम लोगों ने एनसीईआरटी का। सेशन काफी लंबा हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्लास में 9th क्लास का देखेंगे हम लोग, ठीक है। धन्यवाद।